चलिए, पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो वो किसके अंदर आता है? एक्टिव एलिमेंट्स का ही क्लासिफिकेशन में है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या क्या था? इंडिपेंडेंट को भी दो पार्ट में, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो आइडियल में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, प्रैक्टिकल में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। डिपेंडेंट में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट का 4 टाइप था। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग के सिलेबस में है, क्या है? वोल्टेज सोर्स आइडियली प्रैक्टिकली दोनों है सिलेबस में, फिर करंट सोर्स आइडियली प्रैक्टिकली दोनों है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये सब आएगा इंडिपेंडेंट, एक्टिव एलिमेंट्स के इंडिपेंडेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट एलिमेंट में हम लोग वोल्टेज सोर्स पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे करंट सोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स से। तो ये एक्टिव एलिमेंट का ही है। तो पहला देखते हैं, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सोर्स मतलब बताए थे ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको सोर्स बोलते हैं, जो एनर्जी लेता है ना, एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग सिंक बोलते हैं, जो कि पैसिव एलिमेंट होता है। और सोर्स क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट। तो ये एक्टिव एलिमेंट में ही पढ़ रहे हैं, तो सोर्स आएगा एक्टिव एलिमेंट में, जहाँ एब्जॉर्ब होगा वहाँ पर पैसिव एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इन जनरल पढ़ते हैं वोल्टेज क्या होता है, जो 10th-12th में पढ़ते थे वोल्टेज के बारे में। ठीक है, जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं ना, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में बताए थे, है ना, बेसिक लेक्चर में वोल्टेज, चार्ज, वोल्टेज, करंट, इस सब के बारे में, तो उसमें ही बताए थे। ठीक है, फिर से बता देते हैं। तो इन जनरल वोल्टेज जो बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे 10th या 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में है। ठीक है, क्या होता है वोल्टेज या पोटेंशियल? कोई एक पॉइंट चार्ज को, है ना, यूनिट चार्ज को, मतलब +1 कूलम चार्ज को किससे, एसआई मात्रक क्या है उसका, मतलब एसआई यूनिट क्या है? कूलम। तो क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। तो इनफाइनाइट से हम लोग यूनिट चार्ज को हम लोग एक पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी के अगेंस्ट होता है तभी वर्क डन होता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो वर्क डन करते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट करते हैं? फ्रिक्शन के अगेंस्ट करते हैं, तो फिर वर्क डन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन तभी होगा जब किसी को अपोज करेंगे, तभी वर्क डन होगा। तो यहाँ पर भी क्या बोला? +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, एक पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन लगता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहते हैं हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल। ठीक है, जो कि 12th का ये बेसिक है। तो वहाँ पर बोले होंगे V बराबर चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगता है उसको बोलते हैं, मतलब V बराबर W/Q पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चेंज होता है ना, dW और dQ जो होते हैं, चेंज इन चार्ज, चेंज इन वर्क। ठीक है, तो V बराबर W/Q पढ़े होंगे। ठीक है, ये हो गया इन जनरल। इसी का कंसेप्ट लिया गया था वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो वोल्टेज एक्चुअली मेन जो कंसेप्ट होता है वोल्टेज का यही होता है, V बराबर W/Q। एक चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, एक पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन लगता है उसको क्या बोलते हैं? अगेंस्ट, फिर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी वर्क डन होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज या पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये हो गया इन जनरल। जब हम लोग इलेक्ट्रिक में आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग? वोल्टेज सोर्स लेते हैं, एक बैटरी को। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाता है? इसका यूनिट पढ़े होंगे, वर्क डन का क्या होता है? जूल होता है, और कूलम का, सॉरी, चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो ये पोटेंशियल या वोल्टेज का हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम।
ठीक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग मान लेते हैं बैटरी है ना, बैटरी एक वोल्टेज सोर्स ही है। तो ये करता क्या है एक्चुअली, तो मान लेते हैं इसमें हम लोग बल्ब लगा दिए, तो बल्ब को हम रेजिस्टेंस से संकेत कर दिए, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, ठीक है। क्या लगा दिए, स्विच लगा दिए, स्विच को ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो जब बल्ब लगाते हैं यहाँ पर तो बल्ब जल जाता है। तो कैसे जलता है, तो ये वोल्टेज के कारण जलता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, यहाँ से ध्यान सुनिए, ये फोर्स प्रोवाइड करता है। फोर्स प्रोवाइड करके चार्ज को क्या करता है, ड्राइव करता है कंडक्टर में। तो ड्राइव करता है चार्ज को, तब जाके चार्ज क्या करता है, जब हम इसको ऑन करते हैं तब जाके ये चार्ज क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है, तब जाके क्या होता है, यहाँ पर बल्ब जलता है। अगर हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, चार्ज यहाँ से जो प्रोवाइड किया यहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है, ड्राइव नहीं हुआ, तो उससे बीच में क्या हुआ, स्विच ऑफ कर दिए तो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो चार्ज यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो ड्राइव नहीं हुआ चार्ज पूरा, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये एक फोर्स भी है, तो इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो इलेक्ट्रो वहीं से आया। मोटिव मतलब मोशन करता है ना, चार्ज को क्या करता है, ड्राइव करता है, तो मोशन में लाता है। और फोर्स मतलब बल लगाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पढ़िएगा, ये प्रेशर एक तरह से होता है, वोल्टेज क्या होता है, एक तरह से प्रेशर होता है, प्रेस करता है किसको, चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर वोल्टेज सोर्स को इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिफाइन करना होगा, कैसे करेंगे, इट इज ए फोर्स विच कैन ड्राइव द चार्ज, इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स, सिंपल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रो कहाँ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है ना। मोटिव मतलब होता है मोशन, तो किसको मोशन करता है, चार्ज को मोशन करता है, और किसके थ्रू करता है, बल के थ्रू। तो बल लगाएगा तभी चार्ज क्या होगा, मोशन में आएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट दिया गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज सोर्स का यूनिट दिया गया वोल्ट। पहले तो पढ़े थे जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम को ही बोला गया वोल्ट, क्या बोला गया, वोल्ट। तो आगे लिख लीजिएगा यूनिट्स, है ना। तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, यूनिट्स क्या होगा, वोल्ट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में V से भी इंडिकेट करते हैं, या जूल पर कूलम, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं रेंज क्या क्या होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ इसका रेंज होता है वोल्ट का। तो रेंज हो सकता है माइक्रो वोल्ट भी हो सकता है, मिली वोल्ट भी हो सकता है, वोल्ट भी हो सकता है, किलो वोल्ट भी हो सकता है, मेगा वोल्ट भी हो सकता है। ये क्या होता है, 10⁻⁻6 वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट मिली वोल्ट का मान होता है। फिर इसका वोल्ट तो होता ही है, 10⁻³ वोल्ट, 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। तो मिली को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻3, माइक्रो को 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 बार बार नहीं लिखना पड़े, इसीलिए इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं माइक्रो से, ठीक है। तो रेंज होता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट होता है सिंबल, इसका सिंबल क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिंबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक डिफाइन सिंबल दिया गया है ना, IEEE के द्वारा दिया जाता है डिफाइन सिंबल। अगर छोटा v रहता है तो इसको बोलते हैं वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, क्या बोलते हैं, वैल्यू एट एनी इंस्टेंट। अब देखिए यहीं से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा स्टार्ट हो जाता है, अभी तक तो बेस चल रहा था, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। तो छोटा v क्या होता है, वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, कोई इंस्टेंट पे निकालना है तो वैल्यू,
तो उसको बोलते हैं, भी से संकेत करते हैं, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टेनियस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वी को हम लोग बोलते हैं डीसी वोल्ट या डीसी स्टेडी स्टेट वोल्ट, कैपिटल वी को, ठीक है। इसको एवरेज वोल्ट भी बोलते हैं, डीसी को ही एवरेज बोलते हैं, है ना, एवरेज वोल्ट, ठीक है। तो कैपिटल वी मतलब समझ गए, जहाँ कैपिटल वी आएगा वो डीसी होगा, डायरेक्ट करंट। दो करंट बताए थे, एक डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीसी, अल्टरनेटिंग का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसी। नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो में देख सकते हैं, पिछला जो शुरुआती वीडियो था बेसिक का, उसमें डीसी और एसी के बारे में करंट जहाँ पर आए थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कैपिटल वी हो गया। फिर भी पर अगर बार रहता है तो इसको बोलते हैं एसी फेजर, एसी फेजर में यूज करते हैं, एसी फेजर। मतलब भी में क्या है, एक तो भी में क्या होता है, मान हो, आप पढ़े होंगे वेक्टर रूप, इसी तरह से इसका भी वेक्टर रूप है। इसमें मान भी होगा, मतलब वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये एसी फेजर में हम लोग यूज करते हैं। तो एसी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर वी ऑफ टी होता है, तो ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ वोल्टेज, टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं फंक्शन नाम देते हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ वेरी करवाते हैं वोल्टेज को, तो वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर सर्किट सिंबल क्या होता है, सर्किट जो सिंबल बनाएंगे वोल्टेज का वो क्या होता है, सर्किट सिंबल्स। सर्किट सिंबल्स देखिए, सर्किट सिंबल्स में दो, डीसी में डीसी में कैसा होता है और एसी में कैसा होता है सिंबल। देखिए डीसी में सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। या ज़्यादा सेल है तो कैसे देते हैं, ये ज़्यादा सेल देते हैं, ये एक सेल मान के चलते हैं। या ज़्यादा सेल रहता है तो बैटरी कहलाता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका सिंबल होता है, ये दोनों एक्चुअली एक ही सिंबल है, एक लेते हैं तो वो भी चलता है ना। 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो देना होता है, जितना वैल्यू होता है 24 वोल्ट। और एक सिंबल ये भी होता है, प्लस माइनस करके गोला कर देना, ठीक है। 10 वोल्ट कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। सर्किट सिंबल ऐसा होता है। जबकि एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। तो इसका कैसे होता है सिंबल, तो ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस तो होता ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा अल्टरनेटिंग, है ना। साइनसोइडल हम लोग ऐसा बनाते हैं ना, इसी का अल्टरनेटिंग छोटा सा ऐसा ले लिए, तो ऐसा इंडिकेट कर दिए। तो अल्टरनेटिंग करंट बताए तो ये अल्टरनेटिंग करंट तरफ बिहेव करेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका देखेंगे तो टेन साइन ओमेगा टी, एसी है तो अल्टरनेटिंग है तो क्या होगा, वेरी करेगा टाइम के साथ। तो इसका वैल्यू क्या लेते हैं, 10 साइन ओमेगा टी। इन जनरल बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए डीसी कहाँ कहाँ यूज होता है ना, डीसी वोल्टेज सोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और एसी वोल्टेज सोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है, तो लिख लीजिएगा। डीसी वोल्टेज सोर्स होता है सेल में, जो कि सेल बताए, एक रहेगा तो सेल होता है। फिर इसी सेल का बहुत सारा होता है तो बैटरी होता है। सेल, बैटरी, फ्यूल सेल, पीवी, सोलर पैनल, रेक्टिफायर्स, चॉपर्स, डीसी जनरेटर्स। तो ये इंटरव्यू में कहीं कहीं पूछता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल बताइए। तो ये सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, पॉज कर करके लिख लीजिएगा। एसी में, एसी का एग्जांपल बोलते हैं यूपीएस, है ना, जो हम लोग यूपीएस यूज करते हैं ना, जब लाइट कटता है तो यूपीएस यूज करते हैं ना। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। और क्या होता है एसी वोल्टेज सोर्स का, इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर के बारे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा। फिर होता है अल्टरनेटर्स, ठीक है। अल्टरनेटर्स क्या होता है वो सब आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लिए होंगे, ठीक है।
अब दो चीज़ बताए थे, आइडियल और प्रैक्टिकल, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो आइडियल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखेंगे। तो हेडिंग क्या डाल दीजिए इसमें, इसी के अंदर आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं है, बैटरी है ना। तो बैटरी ले लिए, अब इसमें हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, जो भी लोड कनेक्ट करना है। तो सिर्फ बैटरी अगर इंडिकेट कर रहा है तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको VS से डिनोट किए, और इससे करंट हमको प्रोवाइड हुआ I, ठीक है। यहाँ पर लोड आएगा, लोड लगेगा, तो ये हमको वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेगा, VS ही प्रोवाइड करेगा, है ना। तो मान लेते हैं लोड का वोल्टेज V है, मान लेते हैं लोड का वोल्टेज क्या है, V है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो ये DC में ले रहे हैं, फिर AC में लेंगे, दोनों एक साथ देखेंगे। DC में लिए वोल्टेज सोर्स इंडिकेट सिंबल अभी बताए थे, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग करंट बना, तो लोड में वोल्टेज अप्लाई हुआ, तो सीधे दिख रहा है V बराबर क्या है, VS। VS क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, 24 वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी सुने हुए। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो कैसा होगा, टाइम के साथ बनाएंगे, वोल्टेज सोर्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये V बराबर क्या रहेगा, VS रहेगा। तो ये V का ग्राफ है, ठीक है। लोड के अक्रॉस क्या वेरी करेगा, तो लोड के अक्रॉस वेरी करेगा I के रिस्पेक्ट में, I और V के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ बनाए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। AC में कैसे बनाएंगे, तो AC में हम लोग बनाएंगे, ऐसा कर देते हैं, AC का सिंबल माइनस, अभी जस्ट बताए थोड़ा देर पहले, और ये हो गया वोल्टेज सोर्स। तो VST से डिनोट करते हैं, VST से, ठीक है। वोल्टेज DC को कैपिटल VS से, और AC को VST से, क्योंकि टाइम के साथ वेरी करता है, अल्टरनेटिंग है। तो इससे हम लोग को I ऑफ T आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोड में मान लेते हैं क्या आया, V ऑफ T, V ऑफ T, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो इसका भी क्या होगा, V ऑफ T जो लोड में है, ये भी VS ऑफ T रहेगा। तो जैसा सोर्स रहेगा वैसा क्या होगा, लोड में आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ क्या बोला था, V बराबर I इंटू R, यही बोला था। इसका जब हम लोग ग्राफ बनाए थे, कुछ ऐसा ग्राफ आया था, लीनियर ग्राफ आया था, है ना। जब लीनियर ग्राफ आता है तो ये लीनियर ग्राफ है नहीं, तो क्या बोलते हैं, आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल, ये आइडियली के बारे में हो गया। तो आइडियल का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आपके सिलेबस में दोनों है, आइडियल भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल जब वोल्टेज सोर्स पढ़ते हैं ना, तो ये जो बैटरी रहते हैं ना, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ना, रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, तो इसको समझने के लिए सिंपल है। तार में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है तार, है ना। जब उसको छुइएगा तो गर्म महसूस होता है, तो वो गर्म जो महसूस होता है ना, वही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग भी बैटरी यूज करते हैं, तो बैटरी एक टाइम के बाद गर्म होता है, तो गर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, रेजिस्टेंस से, क्योंकि गर्म होता है तो एनर्जी डिसिपेट होता है। अब वो एनर्जी डिसिपेट को किससे हम लोग पढ़ेंगे, डिनोट करके, तो वो एनर्जी डिसिपेट कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसका, वोल्टेज सोर्स का। तो VS से वोल्टेज सोर्स इंडिकेट कर दिए, तो इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS, ठीक है, RS हो गया। तो ये कहलाता है, इतना जो कहलाता है इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, ये कहलाता है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और आइडियल वोल्टेज सोर्स सिर्फ ये था, तो इसको हम लोग
इसको हम लोग सिर्फ बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। कि वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर देखेंगे ग्राफ कैसा बनता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ से करंट आया, क्या आई आया। ठीक है, करंट क्या आया, आई आया। यहाँ पे मान लेते हैं लोड साइड वोल्टेज आया है भी, मान लेते हैं। ठीक है, जब इसका इक्वेशन बनाते हैं ना, अभी तो केवीएल लगाने नहीं आता है, तो डायरेक्ट को इक्वेशन लिख देते हैं। तो वी एस बराबर क्या आता है, यही वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आई इंटू आर एस आएगा, यहाँ ड्रॉप आएगा आई इंटू आर एस, प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोवाइड होगा, तो यहीं से वोल्टेज मिलेगा, इसको ही मिलेगा और इसको मिलेगा। तो ये जो हमको मिलेगा ये डिसिपेट कर दे रहा है। तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। पावर का बताए थे ना फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं कि बैटरी से कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, और फिर डिसिपेट होने के बाद कितना वोल्टेज हमको लोड के पास मिल रहा है। ठीक है, तो वी एस को दो भाग बांटा गया है ना, यहाँ पर जो डिसिपेट करेगा प्लस जो लोड के पास जाएगा। ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर, है ना, V बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको इधर कर देते हैं, तो माइनस आई इंटू आर एस प्लस वी एस, यही होगा। अब हम लोग किसके किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, आई और V के बीच में। ठीक है, आई और V के बीच में। तो ध्यान से देखिए, V क्या है, यहाँ Y है, I क्या है, यहाँ पर X है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं Y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। इससे हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस एम क्या होगा, माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस एम ये होगा। तो एम बराबर लिख सकते हैं आर एस। तो माइनस एम मतलब स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, एम बराबर आर एस। और सी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वी एस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या रहता है, करंट जीरो से स्टार्ट करते हैं। जब करंट को जीरो करेंगे तो V बराबर क्या है, वी एस, मतलब V बराबर वी एस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो I करंट बराबर जीरो, यहाँ पे जीरो होता है, तो V बराबर क्या है, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो I बराबर जीरो पुट कीजिए, तो ये जीरो हो गया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, वी एस। तो वी एस से स्टार्ट हुआ। अब क्या है, स्लोप निगेटिव है, पॉजिटिव रहता है तो ऐसा आ जाता है, निगेटिव है तो नीचे आएगा, डिक्रीजिंग। तो निगेटिव स्लोप है तो ऐसा आएगा। तो ये स्लोप कितना है, m बराबर क्या लिखेंगे, आर एस स्लोप से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आइडियली ऐसा बनता है v बराबर वी एस, जो पिछला हम बताए थे। देखिए आइडियली v बराबर वी एस ऐसा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीजिंग वे में होता है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो गया, आर एस। स्लोप को हमको इंडिकेट करते हैं, मैथ हम पढ़े होंगे m से, ये डिक्रीजिंग वे में हो गया। ठीक है, कहाँ कट करेगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, V बराबर जीरो, तो V बराबर जीरो पुट करिएगा, यहाँ से I निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, वी एस अपॉन आर एस। तो यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग कट भी करा देते हैं तो यहाँ पर आएगा वी एस अपॉन आर एस। कैसे निकाले वी एस अपॉन आर एस, तो देखिए यहाँ पर करंट पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसमें पुट कर दीजिए V बराबर जीरो। तो जीरो बराबर माइनस आई इंटू आर एस प्लस वी एस। यहाँ से हमको क्या निकालना, आई का मान, तो इस इधर ले आएंगे तो प्लस आई इंटू आर एस बराबर वी एस। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन आर एस। तो इसको कट कहाँ करेगा, वी एस अपॉन आर एस पे, और शुरुआत कहाँ हुआ, वी एस से। स्लोप क्या है, आर एस है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है, नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके लिखिए, फिर समझा देंगे। पहला है, आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड वोल्टेज भी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन करेंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो क्या बोला, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है भी वोल्टेज का, जैसे हम लोग यहाँ पर वी एस वोल्टेज लिए, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, करेंट डिलीवर जो कर रहा है ना, ये अपना वोल्टेज जो है वो फिक्स है।
करंट इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो करंट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 0, तो लिखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 0। तीसरा लिखिएगा, अब प्रैक्टिकल के बारे में, आइडियल के बारे में लिखा दिए, प्रैक्टिकल के बारे में लिखिएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड वोल्टेज V विच डिपेंड्स ऑन करेंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो देखिए डिलीवर्ड जो कर रहा है करंट पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो बैटरी से मिल रहा है वो लोड को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो जा रहा है वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो आएगा, करंट I इंटू RS ड्रॉप हो रहा है, तो करंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो आइडियल था, आइडियल वोल्टेज सोर्स को ही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ सिंस VI कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स सेटिस्फाई किसको नहीं करता है, ओम्स लॉ। क्यों, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ नहीं बना। ठीक है, अब कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वोल्टेज सोर्स का, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब दो वोल्टेज सोर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स कितना होता है, 0 होता है। देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या है, 0 रेजिस्टेंस लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब दो वोल्टेज आएगा, दो वोल्टेज सोर्स को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए, अगर वोल्टेज सोर्स कुछ ऐसा दिया होगा, तो पूछेगा क्या, यहाँ पर जो आउटपुट में वोल्टेज आएगा कितना आएगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए माइनस से प्लस गए V2, यहाँ पर V2, यहाँ से 0 मान लेते हैं, तो माइनस से प्लस गए V2 के बाद माइनस से प्लस गए V2 तो था ही, माइनस से प्लस गए V1, तो V1 भी प्लस आया, अब V2 पहले से था, यहाँ पर क्या आ गया V1 प्लस V2, तो मतलब V बराबर क्या आ गया V1 प्लस V2। तो ये दोनों को हम लोग हटा के एक लिख सकते हैं, इसके प्लस माइनस V1 प्लस V2। ठीक है, प्लस माइनस V1 प्लस V2, फिर ये जो V वोल्ट है लोड वो लगा दीजिए। समझ में आया। तो अगर ऐसा दिया रहेगा, माइनस से प्लस गए V2, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं V1, तो V1 प्लस V2 हो जाता है। तो इसके सापेक्ष क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। दूसरा देखते हैं इसी का जस्ट उल्टा, है ना। जब ऐसा रहेगा प्लस माइनस V1, यहाँ पर माइनस प्लस V2। ठीक है, यहाँ पर V, तो इसमें दो आएगा फंक्शन, एक आएगा V1 ग्रेटर देन V2, तब क्या लिखेंगे, एक आएगा V2 ग्रेटर देन V1, तब क्या लिखेंगे, तब कैसा बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम लोग जैसे पिछले में गए थे वैसे ही चलना शुरू करेंगे। यहाँ से ग्राउंड होता है, मानते हैं ग्राउंड, 0 वोल्ट चले, 0 के बाद प्लस से माइनस गए, माइनस V2 आए, है ना, फिर माइनस से प्लस गए, प्लस आए, प्लस V1 इसमें ऐड हुआ, तो V1 माइनस V2। ठीक है, V1 माइनस V2। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इंडिकेट करेंगे, V1 माइनस V2। तो V1 ग्रेटर देन V2, तो इसका पोलरिटी जो डिसाइड होगा V1 से डिसाइड होगा, V1 प्लस माइनस। ठीक है, जब V2 ग्रेटर देन V1, तो ये माइनस में हो गया, तो माइनस में अब V2 किसके अनुसार से डिसाइड होगा, इसके अनुसार से,
तो इसका संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं इसके अनुसार से माइनस प्लस। जब इसका वैल्यू लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, V2 ग्रेटर है तो V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1। ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही चीज़ है, अगर इसको हम लोग पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस इंडिकेट करेगा। इससे हम लोग माइनस हटाएंगे तो V1 माइनस V2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ऐसा ही आ जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ पोलरिटी दर्शाने के लिए अलग अलग है। अगर V1 ग्रेटर देन V2 होता है इस ड्यूरेशन में तो प्लस माइनस V1 माइनस V2 करेंगे। अगर V2 ग्रेटर देन V1 होता है तो इसके अनुसार करेंगे माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे देखिए अलग है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था फिर प्लस हो जा रहा था, यहाँ पे क्या है, माइनस हो रहा है तब प्लस हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। ये तो जब था सीरीज में, है ना, एक साथ जब जोड़े थे, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तब कैसा होगा। तीसरा प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, तब यहाँ पर V का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए जब भी प्लस माइनस V1 तो इसका भी मान क्या होगा, V1 होगा, इसका भी मान क्या होगा, V2, इसका मान क्या होगा, V2। दोनों पैरेलली एक्ट है, जब दोनों पैरेलली एक्ट होता है तो दोनों को एक मान लेते हैं। अब V1 बराबर V2 रहना चाहिए, नेसेसरी है। अगर नहीं है तो ये फिर एक लॉ को वायलेट करता है। ठीक है, KVL आगे पढ़ेंगे, उस लॉ को वायलेट करता है। तो क्या होना चाहिए, एक तो सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, V1 और V2 का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो V1 बराबर V2। पोलरिटी भी सेम होना चाहिए, प्लस माइनस, तब इंडिकेट करेंगे प्लस माइनस V1 बराबर V2। तब जाके यहाँ पर इसको मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे इससे। क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आसान बन जाता है ना, जब कॉम्प्लेक्स आएगा ना सर्किट तो उसको आसान बनाने के लिए ऐसा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो लोड रहेगा V, उसको V लगा दीजिए। ठीक है, तो सिंपल बन गया। तो इसमें लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर दो पैरेलली एक्ट हो रहा है V1 V2, तो V1 V2 जब पैरेलली एक्ट होगा तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम, दोनों का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सेम पोलरिटी होना चाहिए, पोलरिटी भी क्या होना चाहिए, सेम, तभी जाके हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं प्लस माइनस V1 बराबर V2। ठीक है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका चौथा देखते हैं। अगर प्लस माइनस V1 है, वोल्टेज सोर्स V है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिए, कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं लोड के अकॉर्डिंग, है ना, लोड यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लोड, अगर लोड के अकॉर्डिंग मानेंगे कि लोड में अगर चेंज करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हटा सकते हैं, तो सिंपल प्लस माइनस V लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V। ये इम्पॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टीज होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये कब है, इसमें भी ड्रॉबैक है क्या, इसमें ये वैलिड जब कब तक होगा, इसको इससे रिप्लेस कब तक कर सकते हैं, है ना, इसको पूरा को, ये पूरा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स जिसका मान होगा प्लस माइनस V जो था, मतलब इसका मतलब इसको हम लोग हटा दिए, इसको क्या कर दिए, हटा सकते हैं। कब तक हटाएंगे, जब तक लोड में हम लोग, लोड जो लगाते हैं यहाँ पे, लोड में हम लोग जब तक चेंज कर रहे हैं। अब ये नहीं कि वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहे हैं तब हटा दे रहे हैं, नहीं, तब गलत हो जाएगा। ये वोल्टेज सोर्स या रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तब नहीं हटा सकते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, या वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट पुश दिया तब फिर नहीं हटा सकते हैं रेजिस्टेंस को। कब हटाएंगे, जब लोड में चेंज होगा तभी हटा सकते हैं। ठीक है, ये इसका आएगा एग्जाम, इसका न्यूमेरिकल आएगा तब उसमें बता देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक और इसी के कंसेप्ट में आता है, रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, पैरेलल में जो भी रहेगा उसको हटा सकते हैं, अगर करंट सोर्स भी रहेगा तो उसको भी हटा सकते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स के
पैरेलल में करंट सोर्स दिया हुआ आई और लोड में चेंज कर रहा है ना, यहाँ लोड लगा दिया, भी लोड का लोड में चेंज कर रहा है, फिर भी हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सिंपल प्लस माइनस भी और लोड, सिंपल इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आई को इग्नोर कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स के पैरेलली जो रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम भी रहेगा, तो भी मैग्नीट्यूड कब तक, जब तक लोड में चेंज कर रहे हैं तभी तक, अगर हम लोग सोर्स में चेंज करेंगे तब नहीं हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, तो ये दोनों चौथे प्रॉपर्टीज का है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ये पूरा को रिप्लेस क्या कर रहे हैं, एकमात्र वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। आई को क्या कर रहे हैं हम लोग, इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, कब तक, जब तक लोड में चेंज करेंगे तभी तक, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, उदाहरण तरह से हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, इसको समझाने के लिए। मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट दिया हुआ है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस R 2 ओम दिया हुआ है, फिर लोड लगाया गया है, जो कि लोड कितना है, 5 ओम का है, ठीक है। बोला क्या है, इसके थ्रू हमको करंट निकालना है, लोड के थ्रू करंट। जब इसके थ्रू करंट बोलता है निकालना, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस 20 वोल्ट, है ना, इसको इग्नोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ लोड आएगा 5 ओम, ठीक है। करंट निकालना है तो क्या लगा देंगे कि ओम्स लॉ लगा देंगे, आई बराबर V अपॉन R, भी कितना है 20 और R कितना है 5, तो 4 × 5 = 20, तो 4 ओम आ जाएगा आंसर। तो इससे करंट कितना फ्लो होगा, 4 ओम। तो लोड में करंट पूछेगा तभी जाके, ये नहीं कि आप पूछ दिया इससे करंट जो बैटरी से आ रहा है ये करंट कितना होगा, तब इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तब इसको कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा, तब फिर क्या होगा, ये दोनों पैरेलली एक्ट होगा, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा R1 × R2 / R1 + R2, तब लगाएंगे, फिर लगाएंगे ओम्स लॉ, आई बराबर V अपॉन R टोटल ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको सीधे पूछेगा करंट अगर लोड में कितना है, तो इसको इग्नोर करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस अनुसार से इसका यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये पूरा सिर्फ है वोल्टेज सोर्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि इंटरेस्टिंग थोड़ा है, पहले क्या था कि थोड़ा सा बेसिक क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी चल रहा था। अब क्या चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा, थ्योरी के साथ क्या क्या चलेगा, न्यूमेरिकल। थोड़ा अभी थ्योरी आएगा, फिर थोड़ा देर के बाद जब KVL KCL आएगा सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा, तो वो थोड़ा अगर समझ में आता है तो इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है। तो इसको अपना कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है।